नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर आईएसआई एजेंट शहजाद को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। शहजाद की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है आज। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था और कोर्ट ने फिलहाल शहजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईएसआई एजेंट रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे जुड़ गए लखनऊ से। रवि, क्या जानकारी है इस खबर से? अभी तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले को एजेंट को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें कि उससे पूछताछ हो गई। उसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले व्यक्ति सजाद को लखनऊ हाईकोर्ट कोर्ट में आज पेश किया गया और यहाँ से सजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हालांकि फिलहाल जो भी सजा से जानकारी मिली है उसको हाईकोर्ट के आधार पर अभी और जानकारी की जा रही है। फिलहाल खबर यही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था और आईएसआई एजेंट सजाद इसकी गिरफ्तारी की गई थी और एनआईए कोर्ट में आज इसको पेश किया गया और यहाँ से इसको सजाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने जेल भेज दिया। गिरफ्तारी है और कोर्ट में जिस तरीके से पेश किया गया उसके बाद ये माना जाए कि अब बहुत सारे और राज शहजाद से खुल सकते हैं। बिल्कुल बहुत सारे जो इनसे अगर बात की और जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो उसके बाद पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद कुछ जानकारियां मिली है। फिलहाल आज इसको कोर्ट में पेश किया गया एनआईए कोर्ट में और यहाँ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया गया कोर्ट के आदेश पर। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का ये आरोप है इस पर सजाद पर और इसको इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पूछताछ की गई है और माना जा रहा है कि अभी से जुड़े हुए और भी लोग हो सकते हैं। फिलहाल अभी बड़ी कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद अभी तो कोर्ट में पेश किया गया एनआईए कोर्ट में, जहाँ पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है। और माना जा रहा है कि अभी इस पूरे मामले को लेकर जो एटीएस की जांच है वो आगे बढ़ रही है और माना जा रहा है कि अगर इससे जुड़े हुए और भी लोग होंगे तो उन पर भी कार्रवाई है वो तय मानी जा रही है। रवि, हमारे दर्शकों को जरा इस खबर से रिलेटेड थोड़ी और तफसील में जानकारी दीजिए। शहजाद की गिरफ्तारी से लेकर के कहां पर इसकी गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से इस पर आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप लग रहे थे, क्या कुछ ये पूरा मामला था? और देखिए यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी कर रहा है और जिसे पाकिस्तानी एजेंसी का संरक्षण भी प्राप्त है। और जिसके बाद यूपी एटीएस की टीम ने जांच की और उस व्यक्ति के नाम के बारे में जानकारी मिली कि ये सजाद नाम है इसका, जो कि टांडा जनपद रामपुर का रहने वाला है। और उससे पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए और जब आईएसआई एजेंट के रूप में जब इसकी पहचान हुई तो जानकारी मिली कई सालों से पाकिस्तान आता जाता रहा है और चोरी चोरी भारत और पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक कपड़े मसाले व अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पार लेकर आता जाता था और उसकी आड़ में पाकिस्तानी खुफिया जैसे आईएसआई के लिए काम करता था। तो ये सारी जानकारियां मिली और इसी आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसे कोर्ट में एनआईए कोर्ट में आज पेश किया गया है। इसके पूछताछ की गई है। इससे किस तरीके से संबंध है उसको लेकर जानकारी की गई है और जानकारी मिली कि सजाद का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से अच्छे संबंध रहे हैं और उसको लेकर जानकारी की गई, कब से काम कर रहा था इसको लेकर जानकारी की गई है। और भी क्या कोई इसके संपर्क में था, यानी तमाम सारी चीजों की जानकारी है वो ली गई है जो कि एटीएस की टीम है वो अपने जांच के दायरे में लेकर आ रही है। लेकिन फिलहाल आज इसको एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट के आदेश को जेल भेज दिया गया। फिलहाल एटीएस की अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है और ये देखना होगा क्या इस पूरे मामले में और भी लोगों की संलिप्तता है क्या, इससे जुड़े हुए और भी लोग हैं क्या, इसको लेकर क्या लोगों की जानकारी थी। फिलहाल तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल जांच कर रही है। और रवि, उसकी जो आज से जो इसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, क्या वो लखनऊ पुलिस ने इससे रिमांड पर लिया है या फिर जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई थी वहां की पुलिस इसे लेकर गई है, वहां पर इससे पूछताछ होगी? देखिए फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता था और जिसके बाद जो इनपुट मिला है उस इनपुट के आधार पर एटीएस की टीम ने गिरफ्तारी की है, इसकी सजाद की, उसको पूछताछ की गई है, तमाम सारे सवालों के जवाब इससे लिए गए। उसके बाद फिर आज इसको एनआईए कोर्ट में इसको पेश किया गया है और जहाँ पर कोर्ट में सजाद की 14 न्यायिक हिरासत में 14 की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर अगर एटीएस को अगर जांच में आगे मदद की जरूरत होगी तो वो आगे अपील करेगी, लेकिन फिलहाल अभी जानकारी मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल एटीएस की तरफ से बस यही है कि अभी इस पूरे मामले की गिरफ्तारी के बाद यानी कि सजा की गिरफ्तारी के बाद उसको लेकर जो भी संबंधित जानकारी है वो ली गई है और उससे पूछताछ की गई है विस्तृत रूप से।
और इससे संबंधित तमाम सारे तथ्य उसको लेकर फिलहाल एटीएस टीम जांच कर रही है। कुछ जानकारियां भी मिली है, उसी को इनपुट के आधार पर अभी जो एटीएस टीम है जांच कर रही है। फिलहाल आगे अगर जरूरत होगी कि अभी ऐसे और पूछताछ करने की जरूरत है तो रिमांड के लिए भी की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इसे एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसको कोर्ट ने सजा को 14 दिन की न्यायिक अदालत में जेल भेज दी। ठीक है रवि, आप नज़र बना रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर संभल से आपको बताएंगे, जहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के बड़ी खबर है। संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बाबत बड़ा फैसला सुनाया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल हाई कोर्ट ने सर्वे पर से रोक लगाने की बात से इनकार कर दिया है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर प्रयागराज से सीधे जुड़ गए हैं। अमित, कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस मामले पर? बिल्कुल, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल जामा मस्जिद मामले में बहुत बड़ा फैसला आया है और इस फैसले में साफ तौर से कह दिया गया कि जो सर्वे है, जो सर्वे कराने का जो निचली अदालत का आदेश था, उस पे जो फौरी तौर पे राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 जनवरी को रोक लगा दी थी। उसपे उसको उस समय कहा था कि हम इसको विशिष्ट तौर पे सुनेंगे और सुनने के बाद जो है इस पे हम अपना फैसला देंगे। तो वो फैसले की घड़ी आज आई और आज हिंदू पक्ष जो है की जीत हुई और मुस्लिम पक्ष आज इस पूरे मामले में हार गया। अपनी दलीलें वो अपने पक्ष में नहीं दे सका, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम इसको लेके इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन जिस तरह से ये नवंबर 2024 में वहाँ पे संभल की जामा मस्जिद में जिस तरह से सर्वे हुआ, सर्वे के दौरान हिंसा हुई, हिंसा के बाद जब लगातार वहाँ पे कई मौतें भी हो गई और मौत के बाद जो मुस्लिम पक्ष था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था और उसने मांग करी थी कि सर्वे पे रोक लगाई जाए और साथ ही जो ये वाद जो चल रहा है ये गैर नियम विरुद्ध तरीके से है, ये ऑर्डर भी नियम विरुद्ध तरीके से दिया गया है। इसी को लेके पूरी सुनवाई हुई, दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें दी और एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कि यहाँ पे जो मंदिर के जो चिन्ह थे, जो सर्विस समय जो मिले थे, उन सभी चीजों की रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई, जिसके बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया और याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब वहाँ सर्वे का रास्ता साफ हो चुका है और वहाँ पे सर्वे अब आगे हो सकता है और साथ ही जो सुनवाई है, जो निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही थी, वो भी अब वहाँ पे चलेगी। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का साफ इस आदेश अब हो गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अब हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हम न्याय की गुहार लगाएंगे और वहाँ हम अपनी बातों को रखेंगे और वहाँ से हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। वहाँ से हम अपनी, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है और वहाँ हम जाएंगे जरूर। जी, आज ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज मुस्लिम पक्ष को सबसे बड़ा झटका लगा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। अमित, आप नजर बना रखिए, आगे भी जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर आपको सोनभद्र से बताएंगे, जहां पर अवैध खनन की खबर पर इंडिया न्यूज की मोहर लगी है और इस पर शासन ने संज्ञान लिया है, अवैध खनन को बंद कराया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सोनभद्र से इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। सोनभद्र में अवैध खनन पर रोक लगी है। सोनभद्र में किस तरह से अवैध खनन किया जा रहा था, इसको लेकर के इंडिया न्यूज लगातार आपको खबर दिखा रहा था और उसी खबर से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है। वीरा कंस्ट्रक्शन की बालू की साइट पर रोक लगी है। डीएम के आदेश के बाद इस खनन को रोका गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, अवैध खनन से जुड़ी हुई खबर ये। अंशुमान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। अंशुमान, क्या जानकारी है, किस तरीके से डीएम ने रोक लगाई? जी बिल्कुल, बता दें कि इंडिया न्यूज़ के लगातार चलाए जा रहे मुहिम का ये बड़ा असर देखने को मिला है कि जिला अधिकारी ने वीरा कंस्ट्रक्शन बालू साइट पर खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक ये खनन यहाँ पे बंद रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी वीरा कंस्ट्रक्शन बालू साइट पर फिलहाल खनन बिल्कुल बंद है और पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं जिला अधिकारी के द्वारा जांच टीम भेजकर मामले की जांच कराकर इसमें
कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इस पर जांच होने के बाद पेनाल्टी के साथ ही एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी का इस पर कोई बयान नहीं आया है, कोई कैमरे के सामने अभी कोई वर्जन नहीं आया है। लेकिन फ़ोन से जिलाधिकारी ने इस बात का आश्वासन दिया। दरअसल कल जिलाधिकारी मीटिंग के सिलसिले में मिर्ज़ापुर ज़िले में रहे और आज भी वो पूरे दिन ज़िले से बाहर रहे, जिसकी वजह से उनसे कैमरे के सामने उन्होंने फिलहाल कुछ नहीं कहा। लेकिन थाना अधिकारी और एडीएम के द्वारा आज भी प्रयास किया गया कि इस मामले में कोई वर्जन दे। उनके तरफ से भी अभी तक कोई वर्जन नहीं आया है। बहरहाल जिलाधिकारी का आश्वासन है कि इस पे जल्द से जल्द और बड़ी कार्रवाई होगी। तो अभी वहाँ पे खनन को रोक दिया गया है या फिर कोई लिखित आदेश का इंतजार किया जा रहा है, और क्या मौके पर औचक तरीके से पहुँच करके इस खबर का संज्ञान लिया गया कि कैसे इलीगल यहाँ पर माइनिंग हो रही है, कुछ डंपर वंपर कुछ जब्त हुए, ऐसे कोई एक्शन हुआ है? जी नहीं, अभी तक प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुंचकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ इतना है कि जिलाधिकारी के आदेश पर, जो उन्होंने आदेश दिया है, उस आदेश पर खनन विभाग के द्वारा वहां पे खनन को रोक दिया गया है। अभी फिलहाल वहां खनन नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी का कहना है कि मौके पर टीम जाएगी और जाकर जांच करेगी और जांच के बाद इसमें जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई जो है वो पेनाल्टी और एफआईआर की होगी। ठीक है अंशुमान, आप नज़र बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर आपको हाथरस से बताएंगे, जहां पर स्विमिंग पूल के मक्कड़ जाल बने हुए हैं। अवैध रूप से ये स्विमिंग पूल खूब बने हुए हैं, फल फूल रहे हैं। यहाँ पर जो सेफ्टी है उसका कोई पैरामीटर नहीं है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। शहर में अवैध स्विमिंग पूल का मक्कड़ जाल है। पूल में किसी तरह की लाइफ सेवर की कोई तैनाती नहीं है। सुरक्षा के मानकों की अनदेखी के चलते ये पूल जो हैं वो फल फूल रहे हैं और शहर भर में 1 दर्जन से ज़्यादा स्विमिंग पूल इसी तरह चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सुनील हमारे सहयोगी हाथरस से सीधे जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? जी शबा, बिल्कुल आपको बता दूं, ये हाथरस में स्विमिंग पूल का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें हाथरस में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक स्विमिंग पूल ऐसे हैं जो संचालित हैं। यानी कि गर्मी से निजात पाने के लिए तमाम युवक और तमाम लोग हैं वो इन स्विमिंग पूल में पानी में अपना तैराकी का मजा लेते हैं। लेकिन अगर इनका देखा जाए तो कोई भी स्विमिंग पूल या कहीं भी किसी भी विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है। इस संबंधित जब खेलकूद अधिकारी से मैंने बात की तो बताया गया कि 3 एप्लीकेशन केवल अभी आवेदन रजिस्ट्रेशन के लिए आई हुई है, लेकिन ऑथराइज तरीके से किसी को भी अभी रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। दूसरी बात ये देखा जाए कि पहले भी इसमें कई हादसे हो चुके हैं, कई लोग घायल भी हो चुके हैं। 2 साल पहले एक स्विमिंग पूल के अंदर एक युवक की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन अभी तक इसमें नहीं चेता और यथावत ये स्विमिंग पूल इसी तरीके से संचालित है। वो हादसों को न्योता दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और यहाँ तक इसमें लाइफ सेवर की बात की जाए तो किसी भी स्विमिंग पूल के अंदर लाइफ सेवर नहीं है। यानी कि अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। और कहीं ना कहीं जहाँ कई स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो 7 फीट से भी अधिक देखने को मिली है। तो ऐसे में किसी न किसी तरीके से प्रशासन हादसों का इंतजार कर रहा है या अपनी एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। जी। और इसमें जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी कोई इनके पास एनओसी नहीं होगी। अवैध रूप से बोरिंग चल रहे होंगे, बोरिंग से पानी भरा जा रहा होगा। पानी का ड्रेनेज कहाँ हो रहा है, क्या ये लोग जलकल विभाग को पैसा देते हैं इन बोरिंग का? इन तमाम चीज़ों पर भी कोई जांच पड़ताल हो रही है या सब ऐसे ही है? जी बिल्कुल। इस बाबत भी जल निगम के जूनियर जो इंजीनियर है उनसे भी मेरी बात हुई तो उनके द्वारा भी बताया गया कि उसमें कोई एनओसी इनके द्वारा नहीं ली गई है। और जहां तक मानक की बात है तो इनके ये बड़ी समरसेबल लगा करके ये पानी भरते हैं और जिसमें कोई भी किसी प्रकार का फिल्टर नहीं है। क्योंकि जो अधिकारी का कहना ये था कि एक बार पानी भरने के बाद फिल्ट्रेशन मशीन होनी चाहिए, जो फिल्ट्रेशन जो पानी भरा हुआ है उसको तकरीबन 1 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो संचालक उनसे जब बात की गई थी तो उन्होंने बताया कि हम लोग प्रतिदिन या 2 या 3 दिन में पूरा पानी को
खाली कर देते हैं और फैला देते हैं। यानी कि ऐसे में जहाँ गर्मी की बड़ी किल्लत होती है और गर्मी के चलते पानी की बड़ी किल्लत होती है, तो ऐसी किल्लत में ये बेवजह उस पानी को वेस्ट कर रहे हैं और अपना या तो खेतों में बहा देते हैं या नालियों में उन पानियों को बहा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जल निगम की भी लापरवाही को मानूंगा, और जिस तरीके से इनकी जो लापरवाही के चलते जो पानी का जो वेस्ट किया जा रहा है वो भी एक देखने वाली चीज है। अब इसमें देखते ही होगा कि आगे प्रशासन इसमें संज्ञान लेकर के क्या कार्रवाई कोई करता है। एक्शन अफसर लेंगे इस पर, या फिर अभी सिर्फ यही कह रहे हैं कि गलत है और देखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी? कोई एक्शन भी लेने का मन बना रहे हैं? किसी को बंद कराएंगे, सील कराएंगे? जी बिल्कुल, आज जब इससे संबंधित जब क्रीड़ा अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि अभी जिस तरीके से आपके द्वारा बताया गया है तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी और कहीं स्विमिंग पूल सीज भी किए जा सकते हैं। यानी कि जो मानकों के अनदेखी के जिस तरीके से ये सारे स्विमिंग पूल चल रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करने का ये काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई होना निश्चित है, जैसा कि प्रशासन के द्वारा कहा गया है। जी ठीक है सुनील, आप नज़र बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद इस खबर पर अपडेट ज़रूर कीजिएगा कि अफसरों ने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया, या अफसर भी वहाँ पर स्विमिंग पूल में गर्मी से निजात पाने पहुँच जाते हैं। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर आपको वाराणसी बताएंगे, जहाँ पर हेट स्पीच के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए मुश्किलें जो बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसमें भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। इस बाबत उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। फिलहाल आज जब सुनवाई हुई एमपी-एमएलए कोर्ट में तो 27 मई मामले की अगली तारीख दे दी गई है। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने ये याचिका दाखिल की है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के ऊपर ये मामला था जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा था, और इस मामले में उन पर एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका जो थी। पंकज हमारे सहयोगी वाराणसी से सीधे जुड़ गए। पंकज, क्या जानकारी है, कोर्ट में क्या कुछ रहा आज? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने 20 मिनट तक सुनवाई की। जैसा कि जो हरिशंकर पांडे जो अधिवक्ता हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी, उन्होंने बताया कि 20 मिनट कोर्ट ने बहुत ध्यान से सुना और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यानी कि अब जो 27 मई जो आगामी जो तिथि 27 मई की है उस दिन कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। तो निश्चित तौर पे इसे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। जिस तरीके से जो कोर्ट ने जो सुनवाई की है और जो अधिवक्ता हरिशंकर पांडे का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को नोटिस बकायदा जारी है कोर्ट से। तो जिस तरीके से उन्होंने विदेश में भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था एक विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान, तो उससे भावनाएं जो आहत हुई हैं, यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर्स में उन्होंने जब पढ़ा तो उनकी भावनाएं कहीं आहत हुई। उसको लेके हमने एक परिवाद दर्ज किया था और उसमें अब ये कोर्ट ने जो आज जो दिन भर सुना है, मतलब 20 मिनट के जो कोर्ट ने बहुत ध्यान से सुना हरिशंकर पांडे की बात को, और 27 मई को बेहद अहम दिन होगा। उस दिन कोर्ट जो अपने आदेश में क्या करता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी तो क्या अगली सुनवाई में राहुल गांधी को भी पेश होना होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वकील हरिशंकर पांडे ने कहा कि जो नोटिस जा रही है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि राहुल गांधी हाजिर हों। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी खुद हाजिर होते हैं या अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जो भी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र देते हैं। तो ये 27 मई को बेहद अहम होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने 20 मिनट सुना इन चीज़ों को, वो बेहद दिलचस्प बहुत अहम माना जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए पंकज, आगे भी जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर राजधानी लखनऊ में आज होने वाले आईपीएल के महामुकाबले की। आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आईपीएल का 61वां मुकाबला आज राजधानी लखनऊ में खेला जाएगा, और पहलगाम और तमाम दूसरी घटनाओं के बाद बड़े लंबे समय के बाद आईपीएल दोबारा से शुरू हुआ है, जिसमें आज का मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ सुपर जायंट और हैदराबाद सनराइजर्स के लिए। दोनों ही टीमों के बीच शाम 7:30 बजे ये मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। सर्वाइव कर पाएंगे? रवि हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। रवि, क्या है जोश वहां पर आज के मैच को लेकर? और बिल्कुल जोश है, गर्मी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रिकेट प्रेमी है उनमें जोश देखने को मिल रहा है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो क्रिकेट प्रेमी है वो इकाना स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। हालांकि गर्मी बहुत थी, भारत पाकिस्तान के जो विराम हुआ उसके बाद आईपीएल भी रुका था, लेकिन उसके बाद फिर आईपीएल की शुरुआत हुई है। लखनऊ और हैदराबाद के बीच आज ये महामुकाबला यानी क्रिकेट का मुकाबला होने जा रहा है, और इस मुकाबले को देखने के लिए यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से लोग पहुँचे हुए
कई लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हैं, कुछ विदेशी भी आए हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए। यानी कि एक माहौल है क्रिकेट प्रेमियों को लेकर, और इस क्रिकेट के धुन में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है वो देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जो क्रिकेट प्रेमी है वो इस वक्त क्रिकेट के यानी कि इकाना स्टेडियम के पास मौजूद है। और अब वो मैच के लिए, क्योंकि मैच कुछ ही देर में शुरुआत होने जा रही है, और उसको लेकर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और लखनऊ हैदराबाद की टीम को लेकर बेहद उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? LSG लखनऊ है तो LSG। किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? लखनऊ RCB वन एंड ओनली RCB लखनऊ लखनऊ में किसका बल्ला चलेगा? लखनऊ में किसका चलेगा? पूरन का ऋषभ पंत का नहीं चलेगा? नहीं ऋषभ पंत का भी चल सकता है। हैदराबाद पहले खेलेगा, क्या स्कोर करेगा? बताए यार भाई 180। कोई बोल नहीं रहा। लखनऊ बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। किसको जिताने आए? लखनऊ हाँ। इसका बल्ला चलने वाला है आज देखिए, वैसे तो उम्मीद सबका करके आए हैं, अब देखिए ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा? आज बिल्कुल चलेगा। अगर पहले लखनऊ खेलेगा कितना स्कोर करेगा? देखिए 200 के पार तो हम उम्मीद करके आए हैं कि ऐसा कुछ हो, हैदराबाद पहले खेल गया तो हम लोग जीतेंगे। भी जीतेंगे। बताइए क्या बताएं? हैदराबाद लखनऊ जीतेगी। और लखनऊ जीतेगा। हैदराबाद क्यों नहीं? हैदराबाद नहीं जीतेगा भैया। किसको जिताने आए? LSG। बिल्कुल। लखनऊ किसका बल्ला चलेगा? लखनऊ चलेगा। ऋषभ पंत का शतक मारेगा। शतक मारेगा। हैदराबाद पहले 80 मारेगा पंत। लखनऊ पहले खेलेगा, पंत 80 मारेगा। अच्छा आप बताओ। लखनऊ में निक्की पी मारेगा शतक और ऋषभ पंत भी मारेगा। अच्छा हाँ। कितना स्कोर करने जा रहे हैं? 250 प्लस। इतना तो बनेगा ना, लगता है इतना बन पाएगा। हाँ। और हैदराबाद अगर अच्छा खेल गया तो? हैदराबाद तो नहीं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? LSG। किससे उम्मीद है? कौन किसका बल्ला? ऋषभ पंत आज बता देगा 27 करोड़ की क्या वैल्यू है। हाँ। और हैदराबाद को अगर पहले मौका मिला? हैदराबाद को पहले मौका मिला तो लगभग 150 के अंदर बुक हो जाएगी। बताइए अगर हैदराबाद को पहले मौका मिला। अब मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद बेस्ट है। अभिषेक शर्मा है, बहुत अच्छा खेलते हैं वो। उनका शॉट ऑफ रेंज जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। पहले आपसे बाहर हो चुकी है, कहीं ना कहीं उनके लिए अब इज्जत बचाने का ही मौका है। हाँ है, लेकिन क्या कीजिएगा, सबका लक का बात है और क्या है। वैसे बैट्समैन इसमें भी कम नहीं है। थैंक यू। हैदराबाद और लखनऊ के सभी प्रशंसक है, लेकिन लखनऊ के ज़्यादा प्रशंसक हैं यहाँ पर। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लखनऊ को। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हैदराबाद। लखनऊ। बस बिल्कुल। लखनऊ के ज़्यादा प्रशंसक है, बच्चे भी आए हैं, वह फैमिली के साथ में हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये मैच हो रहा है। कुछ ही देर मैच की शुरुआत होगी और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी लोग पहुंचे हुए, यानी कि क्रिकेट का जो जोश है, जुनून है, वो लोगों में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं किसको जिताने हैं? लखनऊ सुपर जायंट, लखनऊ को सर जिता रहे हैं। पहले खेलेगा लखनऊ, क्या स्कोर करेगा? 200 के पार करेगा। अगर हैदराबाद पहले खेला तो हैदराबाद 250-150 के अंदर रहेगा। बताइए हैदराबाद पहले खेला तो? हैदराबाद अगर पहले खेलता है तो जो है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा सकता है, उनके अंदर जो एनर्जी है उसको समझा जा सकता है। बहुत लंबे वक्त के बाद लखनऊ में मैच हो रहा है तो लोगों का जो ये दिलचस्पी है इसका बढ़ना भी लाजमी है। आप नज़र बना रखिए, फिर लौटेंगे। लेकिन आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जानकारी ये भी है कि ट्रेविस हेड आज के मैच में नहीं खेलने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, तो बल्लेबाजी थोड़ी कमज़ोर ज़रूर रहेगी। और ऋषभ पंत के लिए भी अपने आप को आज साबित करने का एक बड़ा मौका होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज के लिए ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी अरशद के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।